हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की समरी को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 बात करेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज, मतलब कि निर्धनता एक चुनौती। और ये आने वाले DSSB, NVS, KVS, AMRS इन सभी के TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, TGT सोशल साइंस के लिए। और ये सभी टॉपिक KVS, NVS, EMRS और DSSB में एज इट इज़ मेंशन है सिलेबस में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहले हम बात करेंगे निर्धनता की। निर्धनता होता क्या है, निर्धनता होती क्या है। तो पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें समाज का एक भाग जो होता है वह अपनी मूल जो मानवीय आवश्यकता होती है, जो बेसिक नीड होती है, उनको पूरा कर पाने में भी असमर्थ होता है। ठीक है, अब हम बात करें यदि निर्धनता के प्रकार की, तो इसकी 3 श्रेणियाँ हैं: चिरकालिक निर्धनता, अल्पकालिक निर्धनता एंड थर्ड वन इज कभी निर्धनता नहीं होती है। चिरकालिक निर्धनता की बात करें तो ये सामान्यतः निर्धनता पॉवर्टी रेखा के नीचे होते हैं, भूमिहीन मतलब जिनके पास भूमि नहीं होती है, जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं। अल्पकालिक निर्धनता में भी 2 प्रकार की आती है, मौसमी तथा अल्पकालिक। मौसमी निर्धन मतलब कि जिनको किसी एक पर्टिकुलर मौसम में काम मिलता है और बाकी टाइम पे निर्धन मतलब कि काम नहीं मिलता है, जैसे कि छोटे किसान हो गए, मौसमी मजदूर हो गए। यदि हम बात करें अल्पकालिक निर्धन की, जो जनरली निर्धन तो नहीं होते, जो जनरली गरीब नहीं होते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनमें जुआरी आदि शामिल होते हैं। और यदि हम बात करें कभी निर्धन नहीं व्यक्तियों की, तो इसमें वे शामिल होते हैं जिनकी आय जो है, जिनकी इनकम है, निर्धनता पॉवर्टी लाइन से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इनमें बिजनेसमैन आते हैं, 4th एंड 5th सेक्टर के लोग शामिल होते हैं। अब यदि हम बात करें निर्धनता रेखा की, तो निर्धनता रेखा आय मतलब कि इनकम के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आय होने पर जो मनुष्य है वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। और जो निर्धनता रेखा है, ठीक है, यह अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय और व्यय जीवन के स्तर के मेन मापदंड है। ठीक है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य कल्याण, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा सार्वजनिक जो सेवाएं हैं ये समान संसाधन है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्होंने निर्धनता के संबंध में एक सेन सूचकांक भी विकसित किया था और इसको हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया, आप लोग जाके उसे जरूर देखिएगा कंप्लीट। तो इनके द्वारा कहा गया था कि केवल यह जानना ही आवश्यक नहीं है कि निर्धनों की संख्या कितनी है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि जो निर्धन है इनकी सघनता या फिर मात्रा कितनी है। और इन्होंने आय और व्यय, उपभोक्ता स्तर तथा पौष्टिक आहार के आधार पर भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किया है। अब यदि हम बात करें निर्धनता और असमानता की, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने अपनी अनुशंसा में जो गरीबी थी उसको 2030 तक खत्म करने की बात कही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रवक्ता ऑक्सफोम ने असमानता है और गरीबी है इन दोनों के बीच संबंध जानने का प्रयास किया था। किसने? ऑक्सफोम ने। और कैरी राइट लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का एक पहलू यह है कि कुछ लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे छूट जाते हैं। और यदि हम बात करें निर्धनता के निवारण की योजनाएं की, तो भारत में जो निर्धनता है वह एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रमुख समस्या है भारत की, तो इसलिए यहाँ पे निर्धनता को कम करने के लिए योजनाएं लाई गई थी, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लाया गया था देश में गरीबी को दूर करने के लिए। और इसके अंतर्गत जो प्राथमिकता वाले परिवार थे उनको प्रति माह 5 किलो अनाज, जिनमें गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज शामिल थे, और जो अंत्योदय परिवार थे उनको 35 kg अनाज, ठीक है, और जो प्राथमिकता वाले परिवार थे उनको 2 रुपये में, और जो अंत्योदय परिवार थे उनको 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया गया था। और इस कार्यक्रम के द्वारा 75% ग्रामीण तथा 50% तक शहरी आबादी को लाभ भी हुआ था। अब हम बात करेंगे अंत्योदय अन्न योजना लाई जाती है और यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी के निर्धनतम जो वर्ग थे उन पर अधिक केंद्रित थी तथा लक्षित बनाने के लिए लाई जाती है अंत्योदय अन्न योजना। और इसकी शुरुआत 1 करोड़ निर्धन परिवारों के लिए होती है। कब? दिसंबर 2000 में डेट महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत कवर किए गए जो BPL परिवार थे उनमें से सबसे निर्धन परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें अधिक सब्सिडी देते हुए कितने 2 किलोग्राम प्रति दर से गेहूं तथा 3 किलोग्राम प्रति की दर से चावल दिया गया था। और इसी के अंतर्गत शुरू में प्रति परिवार प्रति माह 25 kg अनाज निर्धारित किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2002 में इसे बढ़ाया जाता है। पहले तो दिसंबर 2000 में शुरू होता है, ठीक है, फिर 1 अप्रैल
2002 में इसे बढ़ाया जाता है और 35 kg किया जाता है, और प्रति परिवार था, ठीक है, एक परिवार को दिया गया था 35 किलोग्राम। और अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम का निरंतर विस्तार ही हुआ है और इससे 2.50 करोड़ परिवार को लाभ हुआ। निर्धनता को कम करने के लिए एक और योजना आती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। योजनाएं महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। और ये लाई जाती है 3 जून 2011 को। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह था, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उनको सुदृढ़ करने के लिए और उनके माध्यम से, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो निर्धन थे उनकी निर्धनता के निवारण के लिए लाया जाता है। और यदि हम बात करें बेरोजगारों के रेशियो की, तो उसको निकालने के लिए जो बेरोजगार व्यक्ति है उसकी संख्या को डिवाइड करेंगे टोटल जनसंख्या से और मल्टीप्लाई बाय कितना 1000। और श्रम बल की बात करें तो श्रम बल ऐसे व्यक्ति जो कार्य में संलग्न है या फिर कार्य की तलाश में है, वही आता है श्रम बल के अंतर्गत। और बेरोजगारी का रेशियो अलग है। बेरोजगारी यदि हमें दर नापना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बेरोजगार व्यक्ति की संख्या को डिवाइड करेंगे रोजगार प्लस बेरोजगार व्यक्ति की संख्या से और मल्टीप्लाई बाय 1000। और निर्धनता को कम करने के लिए एक और योजना आती है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे कहते हैं MDM, ठीक है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए था। कब लाई जाती है, 15 अगस्त 1995 को मानव संसाधन विकास मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि जब स्कूल में भोजन मिलेगा तो इससे क्या होगा, बच्चे स्कूल में दाखिल लेंगे, मतलब कि एडमिशन लेंगे और स्कूलों में दाखिलों की संख्या बढ़ेगी। जो स्कूली शिक्षा अधूरी रह जाती है वो भी बढ़ेगी, कंप्लीट करेंगे बच्चे स्कूली शिक्षा को। और कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने में योगदान करना इसका मेन उद्देश्य था। फिर लाते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और ये रोजगार के लिए थी, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कब 2004 को संसद ने इसे क्या किया, सितंबर 2005 में पारित किया और 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के बांदापाली से। ये गांव, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो व्यय था वो केंद्र करेगी 90 एंड स्टेट करेंगे 10। 90 और 10 का रेशियो रखा गया था, मतलब कि जो 100% अगर योजना में है तो उसका जो 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% वो स्टेट वहन करेगा। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में न्यूनतम, मतलब मिनिमम 100 डेज तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ठीक है। इतने 100 डेज का श्रम मिले, रोजगार मिले। और इस योजना का जो 33% था वो महिलाओं के लिए था। और उसके बाद लाया जाता है खाद्य क्रेडिट योजना। ये 2007-8 में शुरू होती है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाती है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है। इसके माध्यम से निर्धन परिवारों को, जो निर्धन परिवार के लोग थे, उनको क्रेडिट पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य था। फिर लाता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। 25 सितंबर 2015 को आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर आती है। और ये ग्रामीण तथा शहरी गरीबी के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से था। ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए था। और जो नरेगा आती है वो किसके लिए था, मेनली ग्रामीणों के लिए था, ठीक है। इसका मिनिस्ट्री याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और फिर उसके बाद लाते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यह आती है 1 अक्टूबर 2007 को, ठीक है। असंगठित क्षेत्र जो होता है, उनके जो गरीब कामगार थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। फिर आता है चलो गांव की ओर कार्यक्रम, कब, 3 फरवरी 2006 को। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा सभी मिनिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसमें क्या था, जो ग्रामीण महिलाएं थी उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए जो उनके कानूनी अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहयोग देना तथा आर्थिक सामाजिक उद्धार करना शामिल था। अब हम बात करेंगे निर्धनता के लिए जो माप है, ठीक है। इसकी कौन कौन सी विधियाँ, 2 विधियाँ, एक है निरपेक्ष एंड सेकंड वन इज सापेक्ष। निरपेक्ष के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड से नीचे हैं और उन्हें हम निर्धन मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निश्चित होता है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के अनुरूप परिमाणकता के आधार पर जो जीविका स्तर है, मतलब कि निर्धनता रेखा है, वो निर्धारित की जाती है। और निर्धनता रेखा में, मतलब कि पॉवर्टी लाइन में न्यूनतम उपभोग स्तर भी बताया जाता है। साथ ही वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं वही कहलाते हैं निर्धन। और भारत एक कैसा है, डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। और भारत जैसे अल्प विकसित देशों में गरीबी मापने का यह एक उपयुक्त तरीका है। भारत क्या है, भारत एक डेवलपिंग नेशन है।
सापेक्ष निर्धनता की बात करें तो इसमें जो उच्च आय वर्ग है साथ ही निम्न आय वर्ग है इनके बीच में तुलना की जाती है सापेक्ष में, ठीक है। निरपेक्ष में देखा कि एक निश्चित मापदंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो उच्च आय वर्ग होता है और जो निम्न आय वर्ग होता है इनकी तुलना की जाती है, इनका कंपैरिजन किया जाता है और यह देखा जाता है कि जो अलग आय वर्ग के लोग हैं उनके बीच कितना डिफरेंस है, कितनी विषमता है, और इसे गिनी गुणांक या फिर लॉरेंज वक्र के द्वारा हम मापते हैं और यह डेवलप्ड देशों में गरीबी मापने के लिए उपयोगी है। अब हम बात करें यदि भारत में निर्धनता की माप की तो सबसे पहले 1870 में दादा भाई नौरोजी ने ये किया था और उन्होंने निर्धनता को मापने के लिए जीवन के निर्वाह लागत थ्योरी का प्रयोग किया था। और स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहा है तो दादा भाई नौरोजी, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो सबसे पहले BS मिन्हास ने किया था, कब, 1958 से 59 तथा 1967 से लेकर 68 के बीच। और इसी के बाद PD ओझा तथा प्रणव ने भी ग्रामीण निर्धनों के अनुपात में वृद्धि के संकेत दिए। और उसके बाद फिर दांडेकर तथा रथ ने कब 1960 से लेकर 61 में और 67 से 68 के दौरान नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी के स्तर को मापा था। तो दांडेकर और रथ ने इन्होंने नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र में गरीबी की स्थिति को मापा था। अब योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन गया है, उसके द्वारा निर्धनता का आकलन किया गया था। तो भारत में योजना आयोग ने कब 1960 के दशक में निर्धनता का आकलन किया और देश में NSSO निर्धनता का आकलन करता है। और योजना आयोग के द्वारा निर्धनता के संबंध में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है योजना आयोग की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था, 2400 कैलोरी पर डे और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी पर डे से जो कम भोजन प्राप्त होता है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को 2400 कैलोरी यदि भोजन मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, इससे कम मिल रहा है तो वो गरीब है। योजना आयोग के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की बात करें तो योजना आयोग ने सितंबर 1989 में प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका कार्य क्या था कि भारत में निर्धनों की संख्या तथा अनुपात के अनुमान लगाना था, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में। तो ये कमेटी कब गठन हुआ था, 1989 में, और रिपोर्ट दी थी 1993 में। और उसके बाद फिर एक नई कमेटी का गठन होता है, तेंदुलकर कमेटी, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में। कब, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2009 में। और देश में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए जिस दांडेकर रथ फॉर्मूले का इस्तेमाल 1970 से किया जाता रहा है, उसमें भोजन में जो कैलोरी की मात्रा थी उसको ही एकमात्र आधार माना जाता था। और समिति के नए फार्मूलों में कास्ट ऑफ लिविंग को भी निर्धनता की पहचान के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया गया और इसमें देखा गया कि जो जीवन यापन है उसके लिए कम से कम कितनी राशि आवश्यक है। और उसके बाद फिर गठित की गई थी SR हासिम कमेटी। तो योजना आयोग समूह का गठन SR हासिम की अध्यक्षता में होता है मई 2010 में। इसका उद्देश्य क्या था कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले परिवार है उनकी पहचान करने की विधि के विषय में सुझाव देने के लिए, और इस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया था। इसमें शहरी गरीबी का स्वचालित समावेश तथा निष्कासन किया गया। तो SR हासिम कमेटी का गठन होता मई 2010 में। किसके लिए थी, बेसिकली ये शहरी क्षेत्र के लिए थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा DT लकड़ावाला कमेटी का गठन होता 1989 में। तेंदुलकर कमेटी 2009 में अपनी रिपोर्ट देती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे SR हासिम कमेटी मई 2010 में, और ये शहरी क्षेत्र के लिए थी। और फिर उसके बाद निर्धनता के आकलन के लिए कमेटी गठित की जाती है रंगराजन कमेटी, कब, 24 मई 2012 को। और ये सभी कमेटी आती हैं सीक्वेंस में भी लगाने को आती है। और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर महेंद्र देव, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सुंदरम और महेश व्यास तथा योजना आयोग में परामर्शदाता KL दत्ता भी इसमें शामिल होते हैं सी रंगराजन कमेटी में। अब हम बात करेंगे निर्धनता आकलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। UNDP मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्षमता निर्धनता माप मतलब कि कैपेसिटी पावर्टी मेजर का एक नया मापदंड प्रस्तुत किया, क्योंकि UNDP का मानना था कि जो वास्तव में निर्धनता है वह क्या है, वह एक बहुआयामी संकल्पना है और इसे केवल आय के आधार पर नहीं निकाल सकते। मतलब कि जो निर्धनता है, जो आय निर्धनता है, मतलब कि जो इनकम पॉवर्टी है, यह अपने आप में क्या पूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें अन्य मानकों को भी ध्यान में रखना होगा, ऐसा मानना था UNDP का। तो इसके मानकों में स्वास्थ्य या फिर पोषाहार की क्षमता,
जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कितना % भाग कुपोषण का शिकार है या फिर जो मानक भार है उससे नीचे है, उसमें शामिल है। और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति को भी इसमें शामिल किया गया था। तो निर्धनता आकलन के लिए इन्होंने 2 विधियों का उपयोग किया था, लॉरेंज तथा गिनी गुणांक। अब हम बात करेंगे लॉरेंज कर्व की। तो लॉरेंज कर्व के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को मापते हैं, ठीक है, इनकम की इनइक्वालिटी को। और 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने इसे डेवलप किया था। और इस कर्व का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के % के नीचे होते हैं। और यदि हम बात करें गिनी गुणांक की तो इसको 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने डेवलप किया था। और यह लॉरेंज कर्व से क्षेत्रफल तथा काल्पनिक समता रेखा के नीचे के पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है गिनी गुणांक का। और यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, और यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। और गिनी गुणांक में यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो गिनी सूचकांक मिलेगा हमें। तो इस तरह से जो लॉरेंज कर्व है और गिनी गुणांक है ये दोनों ही आय की विषमता से संबंधित हैं। और जो आय की विषमता है इसको प्रति व्यक्ति आय या फिर कुजनेट विषमता कर्व से नहीं मापा जाता है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आय की जो विषमता उसे हम मापते किससे हैं, लॉरेंज कर्व तथा गिनी गुणांक से। कुजनेट विषमता की बात करें तो इसे विभिन्न आय वर्गों से जनसंख्या के % बंटवारे के आधार पर भी मापा जाता है। यदि हम गिनी गुणांक निकालने की बात करें तो यह आदर्श आय का वितरण रेखा और लॉरेंज कर्व के क्षेत्रफल को हम डिवाइड करेंगे आदर्श आय वितरण रेखा के बीच के क्षेत्रफल से। अब हम बात करेंगे गरीबी रेखा के आकलन की। तो भारत में निर्धनता का आकलन कौन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, NSSO करता है। और इसकी 68th रिपोर्ट जारी की गई थी 20 जून 2013 को। और तेंदुलकर कमेटी के बाद हम लोगों ने देखा डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, 2012 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2014 में। योजना आयोग के द्वारा जो गरीबी रेखा का आकलन है उसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट थी उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए थे कि जैसे गरीबी क्षेत्र है उनके लिए गरीबी रेखा 816 प्रति व्यक्ति मासिक व शहरी क्षेत्र के लिए 1000 प्रति व्यक्ति पर मंथ निर्धारित की गई थी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक महीने के लिए कितना 816 प्रति व्यक्ति एक आदमी के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 था। साथ ही गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सर्वाधिक उपभोक्ता व्यय कहाँ पे था, पुडुचेरी में, और न्यूनतम उपभोक्ता व्यय कहाँ था, ओडिशा में। और देश में 22 राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से ऐसे हैं जिनका ग्रामीण गरीबी रेखा हेतु निर्धारित व्यय अखिल भारतीय ग्रामीण गरीबी रेखा मतलब 816 से भी कम था। और गरीबी के नवीनतम आकलन के लिए 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या का 21.9% कितना था, गरीबी रेखा के ये नीचे था, और ये 11-12 में था। और सबसे ज़्यादा गरीबी % वाले हम शीर्ष राज्य की बात करें तो इसमें आता है छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली एंड झारखंड। और न्यूनतम गरीबी वाली यदि हम राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें आता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तथा गोवा। और भारत में जो गरीबी थी वो 2009-10 में 29.8 थी, लेकिन 2011-12 में ये घटकर कितनी हो गई 21.9%। मतलब कि क्या हुआ, 9-10 की अपेक्षा में 11-12 में गरीबी में कमी हुई है, कितने की 15.28% की। अब हम बात करेंगे NCERT इकोनॉमिक के 3rd चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मतलब कि भारत में खाद्य सुरक्षा के। तो यदि हम बात करें खाद्य सुरक्षा की तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि फाओ के अनुसार जो सभी व्यक्ति हैं उनको सही समय पर उनके लिए आवश्यक भोजन के लिए भौतिक और आर्थिक दोनों रूप में जो उपलब्धि है इसका आश्वासन मिलना ही क्या है, ये है खाद्य सुरक्षा, और ये डेफिनेशन है फाओ की। साथ ही भारत में जो खाद्य सुरक्षा है मतलब कि फूड सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि PDS, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आती है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, पहले तो PDS आता है कब 1947 में ही, और 1997 में आती है TPDS। अमेरिका के द्वारा PL 480 प्रोग्राम के अंतर्गत जो दी जाने वाली खाद्य सहायता है उसमें कटौती की गई, जिससे कि भारत में खाद्य संकट और बढ़ जाता है। और इसके बाद होती है भारत में हरित क्रांति, जिससे क्या हुआ कि भारत खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर बना था। अब हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा मतलब कि फूड सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख
स्कीम्स की, जिसमें सबसे पहले आती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मतलब कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। यह एक केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना थी। अक्टूबर 2007 में आती है। कब? अक्टूबर 2007 में आती है। साथ ही यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत क्या था, जो खाद्यान्न उत्पादन था उसको 25 मिलियन टन तक बढ़ाना था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें 5 घटक थे। कौन कौन से? चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी? गन्ना, कपास तथा जूट। ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे अभी हाल ही के एग्जाम्स में। सबसे पहली बात तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से घटक थे? जो योजना आई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उसमें था चावल, गेहूं की बात की गई थी, दालों की और मोटे अनाज की। साथ ही वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी? गन्ना, कपास तथा जूट। तो ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है कि इनमें से कौन सी वाणिज्यिक फसल है और नहीं है। तो जो गन्ना है, कपास है और जूट है, ये तीनों ही वाणिज्यिक फसलें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो ये आती है 2007 में। मिशन 7, ठीक है, मिशन 7 ऐसे याद रख लीजिएगा, मिशन 7। फिर आता है राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, और भारत सरकार ने इसे भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2012-13 में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके, ठीक है, इसीलिए लाया जाता है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो ये मिशन किस लिए था? जो खाद्य पदार्थ थे उनको हम लंबे समय तक रख सकें। और यह भी एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया गया था। और इसके अंतर्गत शामिल थे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण करना और उनका उन्नयन करना तथा उनका संस्थापन करना, गैर उद्यान उत्पादों के लिए मूल्यवर्धन, संरक्षण और शीतगृह मतलब कि कोल्ड स्टोरेज की संख्या में वृद्धि करना, क्योंकि ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज होंगे तो जो खाद्य है उसे हम संरक्षित रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक। मानव संसाधन विकास की योजना, साथ ही बूचड़ खानों मतलब कि कसाई खानों का आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट योजना थी भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। कब? 14 जन 1965। कब? 1965 में। और इसका पहला जिला कार्यालय था तंजावुर, तमिलनाडु में थे। और यह खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण तथा भंडारण करने वाली एक नोडल एजेंसी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय खाद्य निगम। फिर लाया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गेहूं, चावल और केरोसिन और चीनी, इनको उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से जो उपभोक्ता थे उनमें वितरण करने वाली प्रणाली को ही हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उपभोक्ता थे, विशेषकर जो कमजोर वर्ग थे, उनके उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना था इसका मेन उद्देश्य। साथ ही इसका एक और उद्देश्य था कि देश की विशाल जनसंख्या के न्यूनतम पोषण स्तर को भी कायम रखना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1997 में लाया जाता है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कुछ टारगेटेड एरियाज के लिए, ठीक है। और इसमें मूल्य निर्धारण के लिए जनसंख्या को 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन थी और दूसरा थी अबव पॉवर्टी लाइन। बिलो मतलब कि BPL परिवार एंड अबव मतलब कि APL परिवार। और इसके अंतर्गत क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग थे, मतलब कि जो BPL परिवार में आते थे, उन लोगों को विशेष कार्ड जारी किए गए तथा जो घटाए गए मूल्य था उन पर खाद्यान्न की आपूर्ति की नीति अपनाई गई। और अप्रैल 2013 में चीनी उद्योग को आंशिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। मतलब कि जो सप्लाई की सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसके लिए सप्लाई की जाने वाली चीनी हेतु मिलों पर जो लगाई जाने वाली लेवी थी वो सितंबर 2012 के बाद उत्पादित चीनी पर नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे गोल्डन रेस प्रोडक्ट। इसे मक्का के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है इसके लिए शुरू किया गया, मक्का के लिए कहाँ पे? राजस्थान में। और यह खरीफ फसल के लिए लाई जाती है 2009 में। तो डेट भी महत्वपूर्ण है। मेगा फूड पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर 2008 में लाई जाती है। और इसके अंतर्गत देश के अलग अलग स्थानों में 10 मेगा फूड स्थापित किए गए थे, 10 मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जो कृषि उत्पाद हैं उनके नुकसान को कम करना, स्थायी आपूर्ति व रखरखाव की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण और उनके मूल्य का संवर्धन करना, किसानों की आय में बढ़ोतरी तथा किसानों को बाजार से जोड़ना मेन उद्देश्य था। और 17 नए मेगा फूड पार्क की भी स्थापना की जाती है। और मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक अनुदान भी देती है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें अनुदान की राशि ज़्यादा होती है, मतलब कि 75% होती है। अब हम बात करेंगे सुरक्षित हरित गृह की। तो ये ऐसे गृह होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर
ह्यूमिडिटी तथा नमी का स्तर सब्जी, फल, फूल आदि उगाने के लिए वांछनीय स्तर पर कायम रहता है, ताकि इस प्रकार की फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गॉड। इन्होंने अधिक उपज देने वाली किस्मों के संदर्भ में सबसे पहले 1968 में, कब 1968 में हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग किया था। और भारत में थर्ड 5 ईयर प्लानिंग मतलब कि 1961 से लेकर 66 के अंतिम 2 वर्षों में देशव्यापी सूखा पड़ता है और उसका प्रभाव कृषि के उत्पादन पर भी पड़ता है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1966-67 में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नई कृषि रणनीति अपनाई गई और इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों हाई यील्ड वैरायटीज का प्रयोग किया गया। और ये उन्नत किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को भी बढ़ावा मिला तथा सघन कृषि कार्यक्रम को भी अपनाया गया। इनके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण जैसे उपाय भी अपनाए गए। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग जैसे कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होती है तथा अन्य फसलों के उत्पादन का भी मार्ग प्रशस्त होता है। इसे ही भारतीय कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आता है। और इस कार्य में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का विशेष योगदान रहा है। इसलिए वर्ल्ड में पूछे हरित क्रांति के जनक तो ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछे तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप फसल याद रखिएगा गेहूं, मक्का तथा चावल जैसे खाद्यान्नों में के उत्पादन में भारी वृद्धि भी होती है और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी बनता है। और अनाजों का जो आयात था वो बंद होने लगा और महत्वपूर्ण जो विदेशी मुद्रा थी उसकी भी बचत होने लगी। लेकिन हरित क्रांति आई, उसके लाभ हुए तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। तो अब हम उसके दुष्प्रभावों की बात करेंगे। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। लेकिन इस क्रांति का लाभ देश के कुछ ही क्षेत्रों में हुआ, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव रहा। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान का गंगानगर जिला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को ही मिला और कुछ राज्य इससे अप्रभावित ही रहे, जिससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी बढ़ावा मिला। और जो हरित क्रांति है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर, लेकिन शेष फसलों को हरित क्रांति का लाभ उस अनुपात में नहीं मिल सका जितना गेहूं को मिला था। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या हुआ, पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ और 1990 के दशक आते आते कृषि क्षेत्र में स्थिरता आ गई। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर किया गया, मतलब कि जहाँ की क्षेत्रीय भूमि जैसी होगी वैसे ही किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही इसमें मोटे अनाज के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर बल दिया गया। और इसमें क्या हुआ कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों पर भी बल दिया गया। इसके साथ ही वाटर शेड मैनेजमेंट द्वारा बंजर भूमि उसको कृषि बनाने योग्य भी उपाय किए गए। तो इस तरह से जो पहली हरित क्रांति थी वह उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, लेकिन दूसरी हरित क्रांति ये कृषिगत आय वृद्धि पर आधारित थी। अब हम बात करेंगे बफर स्टॉक की। तो जो आकस्मिक परिस्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए बफर स्टॉक से गेहूं तथा चावल की आपूर्ति करते हैं। आकस्मिक परिस्थितियां जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं सूखा पड़ जाना, ठीक है, उनसे निपटने के लिए। और अप्रैल 2005 से चले आ रहे खाद्यान्नों हेतु बफर स्टॉक के मानदंडों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा 5 जून 2013 से लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को दृष्टि में रखते हुए बफर स्टॉक मापदंड में परिवर्तन किए गए। तो हम लोग देखते हैं कि गेहूं और चावल इन दोनों का जो न्यूनतम बफर स्टॉक होता है वो अलग अलग मंथ्स में होता है। जैसे कि गेहूं का होता है जुलाई में अधिकतम होता है और चावल के संबंध में सबसे ज़्यादा बफर स्टॉक तथा वास्तविक बफर स्टॉक का महीना क्या होता है, अप्रैल होता है। और टोटल अनाज की बात करें तो ये हो जाएगा जुलाई। अब हम बात करेंगे जारी मूल्य या फिर निर्गम मूल्य की। तो अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज जारी करती है उसे ही कहते हैं जारी मूल्य, मतलब कि इश्यू प्राइस। और सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी किए जाने वाले अनाजों का जारी मूल्य आर्थिक मूल्य से कम होता है। आर्थिक मूल्य और जारी मूल्य के बीच के इसी अंतर को ही हम खाद्यान्न सब्सिडी भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 23 कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था कि किसी वस्तु के अधिक उत्पादन की स्थिति में यदि किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो गया तो उसकी कीमत को एक सीमा से नीचे आने पर उत्पादकों को सुरक्षा मिल सके। ये नहीं कि उत्पादन अधिक हो गया तो किसान उसको सस्ते दाम में बेचेंगे, तो इसलिए उसको क्या, उसका एक निश्चित प्राइस तय किया जाता है कि इससे नीचे तो नहीं बिकेगा वो वस्तु। साथ ही सरकार के द्वारा प्रत्येक फसल की बुआई के पहले से ही इसकी घोषणा की जाती है और घोषणा सभी राज्यों के सीएम के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे प्रभावी मूल्य सहायता की मतलब कि प्रोक्योरमेंट प्राइस, और यह केवल गेहूं और चावल के पक्ष में संचालित की जाती है। वह भी केवल चुनिंदा राज्यों में ही है, सभी राज्यों में नहीं। सरकार के द्वारा जो खरीद मूल्य होता है मतलब कि जो परचेजिंग प्राइस होता है इसकी घोषणा रबी तथा फसल की कटाई, खरीफ की फसल की कटाई के समय की जाती है, ठीक है। और यह एमएसपी के बराबर या फिर उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह एमएसपी से कम नहीं हो सकता है प्रभावी सहायता मूल्य। अब हम बात करेंगे उचित और लाभप्रद मूल्य की। तो भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करती है और यही अनुमोदन समिति के द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसकी स्थापना होती है 1961 में, इसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है तथा उचित और लाभप्रद मूल्य को 2009-10 में वैधानिक न्यूनतम मूल्य के स्थान पर लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की क्या भूमिका रहती है। तो भारत में जो सहकारी समितियां हैं वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो कि देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक सक्रिय। कहाँ कहाँ? पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में। एक सहकारी समिति मदर डेयरी दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार निर्धारित दरों पर दूध और सब्जियां बेचती है। कौन? मदर डेयरी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहाँ पे है? गुजरात में है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, वन लाइनर। और अमूल भारत में सबसे सफल सहकारी समितियों में से एक है। साथ ही अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति मतलब कि दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और अमूल की बात करें तो भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा की जाती है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी है और ये आने वाले सभी टीजीटी सोशल साइंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप टॉपिक मैच कर लीजिएगा एज इट इज़ टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, चाहे EMRS हो, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, इन सभी के लिए। तो यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।